नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सद्दाम। आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति 1917 की। अर्थात ये जो रूस की क्रांति है ये क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या थे। तो हम रूस की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो रूस की क्रांति है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, हमें एक चीज है यहाँ पर आती है क्रांति। ये क्रांति क्या है, हमें क्रांति के बारे में समझना है। अगर हम बात करें जो ये क्रांति है और ये क्रांति क्या है और ये क्रांति क्यों होती है, और फिर हमें समझना है ये रूस की क्रांति क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या थे। सबसे पहले हम बात करें जो क्रांति है, जो समाज या हम बात करें देश, जो समाज या हम बात करें देश, ठीक है ना, या राष्ट्र, इनमें जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, उसके विरुद्ध जो विद्रोह होता है या उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो विद्रोह होता है, उसे बोलते हैं क्रांति। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रांति। हम ये भी कह सकते हैं जो परंपरावादी, हम बात करें जो परंपरावादी जो यहाँ पर जो चली आ रही है व्यवस्थाएं, उनके विरुद्ध जो किया जाता है उसे बोलते हैं क्रांति। क्या बोलते हैं? क्रांति। ये परंपरा व्यवस्थाओं के खिलाफ जो विद्रोह किया जाता है या सुधार करने के लिए जो किया जाता है, उसे बोलते हैं क्रांति। जैसे हम बात करें, हमारे भारत में भी एक क्रांति हुई थी जिसका नाम है 1857 की क्रांति। हमारे भारत में भी क्रांति हुई थी। इस क्रांति के पीछे भी कारण ये थे, जो पहले से जो व्यवस्थाएं जो चली आ रही थी, उन व्यवस्थाओं के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। उसे बोलते हैं क्रांति। अब इस क्रांति से हम अब बात करें, ये क्रांति जो है, इस क्रांति से ये जो क्रांति है, इस क्रांति के बाद क्या परिवर्तन होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्रांति के बाद क्या परिवर्तन होता है? अगर हम बात करें जो क्रांति होती है, इस क्रांति के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, क्योंकि हम बात करें इसके बाद जो निष्कर्ष जो निकल कर आता है वो क्या आता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्रांति के बाद, सबसे पहले हम बात करें इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम बात करें इस क्रांति के बाद, नंबर 1 होता है राजनीतिक परिवर्तन होता है। राजनीतिक परिवर्तन होता है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद सामाजिक परिवर्तन होता है। राजनीतिक परिवर्तन और एक होता है सामाजिक परिवर्तन। नंबर 3 है धार्मिक परिवर्तन भी होता है। और एक हम बात करें, एक होता है आर्थिक परिवर्तन भी होता है इसके बाद, ठीक है ना। ये सारे परिवर्तन होते हैं क्रांति के बाद। क्योंकि हम बात करें कोई सी भी क्रांति, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूसी क्रांति चल रही है, तो सबसे पहले हम इस क्रांति शब्द को समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब और यहां पर भी यही निष्कर्ष निकल कर आएगा, ये सारे यहां पर भी ये इसके होंगे निष्कर्ष। राजनीतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो पहले से जो सत्ता जो चली आती है, चाहे वो निरंकुश सत्ता हो, चाहे वो राज सत्ता हो, जो पहले से जो चली आती है उसमें परिवर्तन होता है। उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। चाहे हम फ्रांस की क्रांति की बात करें, चाहे हम रूसी क्रांति की बात करें, चाहे हम चीनी क्रांति की बात करें, किसी भी क्रांति की बात करें, सब क्रांतियों में परिवर्तन निकल कर आया है। रूस में भी परिवर्तन निकल कर आया है। जो वहां पर निरंकुश जो शासन जो चल रहा था पहले से, वो शासन वहां पर समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। हम बात करें यहाँ पर रूस और फ्रांस में, रूस में वही परिवर्तन आता है। अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका की क्रांति में वही परिवर्तन निकल कर आता है। और हम भारत की हम क्रांति की बात करें, जो 1857 में जो भारत में 1857 की क्रांति घटी थी, उसमें भी वही परिवर्तन निकल कर आता है, ठीक है ना। इसके बाद राजनीतिक परिवर्तन, अर्थात अब इसमें क्या होगा, जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही है उसमें परिवर्तन हो जाएगा।
इसके बाद आता है, एक है नंबर दूसरा है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? जो पहले समाज में जो भेदभाव चला आता है और उसके बाद क्रांति के बाद लोगों में आपस में एकता बढ़ती है, क्योंकि वो एकजुट होकर ही तो लड़ते हैं सरकार के खिलाफ या सामंतों के खिलाफ, एकजुट होकर लड़ते हैं, तो उनमें आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। चाहे हम फ्रांस की क्रांति की बात कर ले, वहां पर भी भाईचारा बढ़ता है और यहां पर भी यही व्यवस्था होती है रूस में। हम धार्मिक परिवर्तन की बात करें, ठीक है ना, धार्मिक परिवर्तन की बात करें, जो शासक होते हैं, हम किसी भी शासक की बात करें, एक्स वाई जेड किसी भी शासक की बात करें, जो ये शासक होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धार्मिक बंधनों में बांध देते हैं। और ऐसा ही रूस में भी वही हुआ था। यहूदियों के खिलाफ शासक ने, यहूदियों के खिलाफ अन्याय किया गया था, ठीक है ना, और हम रूसीकरण किया गया था। जो दूसरे जाति और धर्म के जो लोग रहते थे उनका वहां पर विरोध भी किया गया था। तो वही यहां पर होता है और बाद में यहां पर निष्कर्ष निकल कर आता है सामाजिक परिवर्तन। जो ये परिवर्तन जो कर रखा था, जो समाज को जो बांट रखा था, वो समाज नहीं बांटा जाता। धार्मिक परिवर्तन में क्या होता है, अब यहां पर जो ये जाति और धर्मों में बांटते हैं लोगों को, ऐसा काफी एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजों ने भी भारतीयों को धार्मिक परिवर्तन धर्मों में बांटा था, हिंदू और मुस्लिम बांटा था। चाहे हम 1857 क्रांति की बात करें, ठीक है ना, मुसलमान और हिंदुओं में बांट दिया गया था। वही व्यवस्था यहां पर आती है। तो अब यहां पर भी धार्मिक परिवर्तन भी होता है। एक है आर्थिक परिवर्तन। क्या होता है? आर्थिक परिवर्तन, ठीक है। आर्थिक परिवर्तन की हम बात करें, जो पहले से जो एक व्यवस्थाएं होती है, जो पहले से सामंत वर्ग में, और हम बात करें कृषक वर्ग में और राजा वर्ग में जो जनता बटी हुई होती है, सबसे ज्यादा जो धन होता है वो सामंतों के पास होता है, ठीक है ना, सामंत और राजा के पास होता है। जो कृषक जो होते हैं वो सबसे लास्ट वाले होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक परिवर्तन में यह होता है, जहां तक इतनी व्यवस्था तो की जाती है कि सभी के लिए आवश्यकता पूरी करने के लिए इतना धन सबके पास होना चाहिए। और हम कह सकते हैं रूसी क्रांति में तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर तो साम्यवाद को बढ़ावा दिया जाता है। और रूस की जो क्रांति है वो साम्यवादी क्रांति है। कौन सी क्रांति है? साम्यवादी क्रांति है। और साम्यवादी क्रांति क्यों होती है? क्योंकि सभी लोगों को समान माना जाता है और जो पहले से जो परंपराएं जो चली आ रही उनके खिलाफ की जाती है। तो ये आ गई क्रांति। अब देखो यहां पर हमने क्रांति पर डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई सी भी क्रांति हो तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा टॉपिक तो है रूस की क्रांति। सबसे पहले तो हमने इस क्रांति के बारे में क्यों होती है, कैसे होती है, ये हमने समझा था क्योंकि आपको समझने में आसानी रहे। इसके बाद अब ये जो रूस की जो क्रांति है ये क्यों की जाती है, इसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। रूसी क्रांति क्या होती है? रूसी क्रांति के कारण हम बात करें। रूसी क्रांति के कारण, रूसी क्रांति के कारण, रूसी क्रांति के कारण सबसे पहले हमें कारण जानना है। और एक बात याद रखना, इतिहास में हर घटना के पीछे कारण होता है। बिना कारण के इतिहास में कभी भी कोई भी घटना नहीं घटती, ठीक, ये एक निश्चित है। चाहे कोई किसी पर युद्ध कर रहा हो, ठीक है, चाहे कोई किसी देश पर आक्रमण कर रहा हो, चाहे कोई किसी देश में प्रवेश कर रहा हो, ठीक, हर चीज के पीछे कारण होते हैं, ये बात निश्चित है। अंग्रेज भी भारत आए, उसके पीछे भी कारण था। मंगोल भारत आए, उसके पीछे भी कारण था। मुगल भारत आए, उसके पीछे भी कारण था। तुर्क आए, उसके पीछे भी कारण था। हर चीज के पीछे कारण होता है। बिना कारण के कभी कोई भी घटना नहीं घटती इतिहास में, इस बात को आप याद रखें। यहां तक हो गया। अब हम बात करें इसके कारण क्या होंगे रूसी क्रांति से, ठीक है। सबसे पहला हम कारण हम पढ़ते हैं, निरंकुश शासन। क्या था? निरंकुश शासन। एक कारण ये है, जो ये निरंकुश जो शासन था, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। आप यहां पर बोल सकते हैं राजतंत्र व्यवस्था। राजतंत्र व्यवस्था ये एक बहुत बड़ा कारण था। राजतंत्र व्यवस्था ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। राजतंत्र व्यवस्था में क्या था भाई, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये राजतंत्र व्यवस्थाओं में क्या था, हम बात करें जो यहाँ की व्यवस्था थी रूस की, वो राजतंत्र था। और यहां पर जो शासन था
वह वहां पर जो शासन था वो जार का शासन चलता था। यहाँ पर किसका शासन था? जार का यहाँ पर शासन चलता था। और ये निरंकुश थे। क्या थे भाई? ये जार जो थे ये निरंकुश थे। क्या थे? निरंकुश या राजतंत्र थे। ठीक, हम ये कह सकते हैं शासक के बाद उसका बड़ा बेटा, फिर उसके बाद उसका बड़ा बेटा, इस तरीके से निरंकुश व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी और देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है, और यहां पर भी हम बात करें, यहां पर भी हम बात करें, एक थे पीटर महान। पीटर महान यहाँ के शासक हुए थे, रूस के पीटर महान। ठीक, हम पीटर महान की बात करें तो पीटर महान एक ऐसे निरंकुश शासक थे जो व्यवस्थाएं चलाते थे कि मैं ही राज्य हूं, जो मेरे कानून है वही वही मेरे क्या जो मेरे वचन हैं वही कानून है। एक बड़ा निरंकुश शासक था पीटर महान। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, अब जो यहाँ के जो व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था थी, राजा का यहाँ पर शासन था, जैसे राजा चाहता था वैसे होता था। अगली बात ये थी, अब जो ये राजा जो निरंकुश थे, अब जो जनता थी, जो जनता थी, जनता चाहती थी कि साहब हमें कुछ अधिकार दिए जाए। जनता क्या चाहती थी? कि हमें कुछ अधिकार दिए जाए। जनता ये चाहती थी कि हमें कुछ अधिकार हमें दिए जाए। ठीक है, ये जनता चाहती थी अधिकार दिए जाए। लेकिन जो ये शासक थे, शासक जनता के लिए बिल्कुल भी अधिकार नहीं देते। क्या नहीं देते थे? बिल्कुल भी अधिकार नहीं देते थे। और यहाँ की जनता चाहती थी कि हमें अधिकार दिए जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, अब इस निरंकुश जो शासन था, कुछ शासक ऐसे हुए थे जो बड़े ताकतवर थे, जिनमें बड़ी समझदारी थी। ठीक है ना, जैसे अलेक्जेंडर तृतीय की हम बात करें, ठीक है ना, तो बड़े महान थे। लेकिन कुछ शासक ऐसे हुए हैं जो इतने महान नहीं थे और जिन पर जनता का इतना प्रभाव नहीं था। तो अब जनता क्या चाहती थी? जनता उनसे मुक्ति चाहती थी। जनता क्या चाहती थी? जनता उनसे मुक्ति चाहती थी। और दूसरी बात ये थी, जनता को भी नहीं मालूम था कि यहां पर इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। ये जनता को भी नहीं मालूम था कि यहां पर इतनी भयंकर कोई क्रांति होगी। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, जो यहां पर जार निकोलस थे, जार निकोलस थे, ठीक है ना, जार निकोलस थे। अब ये यहां पर इन शासकों को भी नहीं पता था कि यहां पर जनता इतनी बड़ी निरंकुश हो जाएगी और निरंकुशता के खिलाफ जनता विद्रोह करेगी, ये इन शासकों को भी नहीं मालूम था। और होता भी पहले ऐसा ही होता है कि किसी को मालूम नहीं होता कि ये विद्रोह कहां तक क्या रूप ले सकता है, इतना मालूम नहीं होता जनता को भी, शासक को भी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब हम बात करें, अब जो जनता है इसकी जो व्यवस्थाएं थी, जनता को ज्यादा चीजें नहीं चाहिए थी रूस में। जनता को चाहिए था बस खाने के लिए भोजन हो और थोड़ी उनके पास जमीन हो। ठीक है ना। अब बात क्या थी, यहां पर जो कृषक जो थे, इनके पास जो कृषक थे, इन कृषकों के पास जमीन नाम मात्र की जमीन थी। कृषकों के पास, हम कृषकों की बात करें तो कृषकों के पास केवल 13% भूमि कृषकों के पास। कितनी? 13% भूमि थी वो कृषकों के पास थी। बाकी हम बात करें 68% जो भूमि थी वो सामंतों के पास थी। किसके पास थी भाई? सामंतों के पास थी। अब देखो, एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर हम बात करें तो यहां पर जो असमानता है वो बहुत ज्यादा है। असमानता जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा असमानता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब जो ये जनता है, अब ये जनता क्या चाहेगी साहब? हमारे पास केवल इतनी, जो यहाँ की सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो किसकी थी? कृषक वर्ग की थी। और उसी के पास भूमि नहीं थी और सारी भूमि सामंतों और शासकों के पास थी। ठीक है, अब जनता क्या करेगी? जनता अब इन शासकों के खिलाफ विद्रोह करेगी और विद्रोह करेगी। इसमें जार जो निकोलस है इसके खिलाफ भी जनता विद्रोह करेगी। और क्रांति के समय यही यहाँ के क्या थे? शासक थे। जार ही यहाँ के शासक थे। तो इनके खिलाफ जनता विद्रोह करेगी। इस निरंकुशता से जनता मुक्ति प्राप्त करना चाहेगी। ठीक है, ये कारण है। कारण कहने को तो कारण जो है रूसी क्रांति के अनेक कारण हैं। अब उन कारणों में ये मुख्यतः ये कारण चले आ रहे हैं और यहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था चली आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, नंबर अगला है जापान से पराजय। जापान से पराजय।
1904-5, 1904 और 5। हम बात करें जापान से पराजय 1904 और 5। जापान एक छोटा सा देश है। क्या है? जापान जो एक देश है, एक छोटा सा देश है। जापान एक छोटा सा देश है। होता क्या है, जो ये जापान है, जो ये जापान है, इस जापान से रूस हार जाता है। रूस इससे क्या हो जाता है? रूस की इससे पराजय हो जाती है। रूस की पराजय हो गई जापान से। रूस की पराजय हो गई जापान से। ठीक है। अब एक बात है, अब जनता के दिमाग में यही सवाल आता है, एक रूस इतना बड़ा देश, इसी रूस की हम बात करें, जो फ्रांस के सबसे ताकतवर शासक थे उस समय, जिसका नाम था नेपोलियन, बोनापार्ट था, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इस नेपोलियन बोनापार्ट को इसी रूस ने इसे धूल चटाई थी, या आप ये कह सकते हैं इस नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों को जो रोका था, मास को जो यहाँ पर रूस में जो रोका था, वो इसी रूस ने रोका था इसके आक्रमणों को। किसके आक्रमणों को? नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों को। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये रूस के लोग ये सोच रहे हैं, यार एक सोचने की बात है, रूस ने जिस नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उसे पीछे हटना पड़ा, नेपोलियन बोनापार्ट को। रूस इतना महान देश था, लेकिन एक बात है, और जो ये जापान जो देश है, इस छोटे से देश से क्या हो जाता है? ये हार जाता है, छोटे से देश से हार जाता है। अब यहां पर जो जनता है, अब जनता इस पराजय का जिम्मेवार किसको मानेगी भाई? जिम्मेवार किसको मानेगी? शासक को मानेगी। किसको मानेगी जिम्मेवार? शासक को इस पराजय का जनता ने जिम्मेवार माना। किसको? शासक को इस पराजय का जनता ने जिम्मेवार माना। अब इसके बाद शासक को इस पराजय का जिम्मेवार मान लिया, ठहरा लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब जो जनता है, अब वो रूस के खिलाफ हम या कहें इस शासक के खिलाफ, इसके खिलाफ विद्रोह भी बोल सकते हैं आप, ये भी बोल सकते हैं, इसे हटाने के लिए क्या करेगी? हटाने के लिए एकजुट होगी। क्या करेगी? एकजुट होगी इस शासक को हटाने के लिए। ठीक, यहां तक हो गया। और जार निकोलस कौन है? जार निकोलस। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेगी जनता? इसे हटाने के लिए एकजुट होगी जनता। अब यहां तक भी आ रही बात। अब इस शासक के खिलाफ क्या किया जाएगा? इसके खिलाफ विद्रोह किया जाएगा, शासक के खिलाफ। ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब ये जापान से इस रूस ने 1905 में जो संधि की थी, वो भी बड़ी अपमानजनक संधि की थी। अपमानजनक संधि की थी रूस से। कैसी संधि की थी भाई? रूस से अपमानजनक रूप से इन्हें संधि करनी पड़ी थी। ठीक है। तो अपमानजनक इन्होंने संधि भी की थी। अब इससे भी जनता ये चाह रही थी, यार एक बात है, जो एक जापान जो एक छोटा सा जो देश है, उससे हमारे देश की इतनी महान सेना की उससे पराजय हो गई है। तो ये सोचने की बात है। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जो 1905 में जो इन्होंने संधि की, इससे भी यहाँ पर रूस की जो जनता है वो अपने शासक के खिलाफ विद्रोह करेगी। ये कारण है। देखो एक बात समझना, कारण जो है, ये सभी कारण हैं यहाँ रूस की क्रांति के लिए। और सबसे पहले क्या होता है, ये कारण जानने बड़े जरूरी होते हैं कि शासक के खिलाफ विद्रोह क्यों किया जा रहा है। ठीक है। यहां तक आ गया। इसके बाद हम आगे चले। अब यहां पर हम बात करें, नंबर तीसरा एक पॉइंट है, गैर रूसियों के खिलाफ विद्रोह। गैर रूसियों के खिलाफ क्या होता है? विद्रोह होता है। ठीक है ना। अब हम बात करें, यहां पर रूस में यहूदी भी रह रहे थे। कौन रह रहे थे? यहूदी भी रह रहे थे। यहूदी भी रह रहे थे, और यहूदी भी थे और अन्य लोग भी थे यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर ये रशियन वाले थे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? अब ये इन लोगों के खिलाफ क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। और ये यहूदियों के खिलाफ ये विद्रोह करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है?
गैर रूसियों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। अब ये जो लोग हैं जो गैर रूसी हैं, जो गैर रूसी जो लोग हैं, ये गैर रूसी क्या हो जाते हैं, एकजुट, एकजुट भी आप इन्हें बोल सकते हो, एकजुट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और अगली बात ये है, जो अब यहाँ के जो ये हैं, अब जो ये एकजुट हो जाते हैं यहाँ के गैर रूसी, जिनमें यहूदी भी हैं। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता ये है, अब जो ये लोग हैं गैर रूसी हैं, अब यहाँ पर इनके खिलाफ ये विद्रोह करते हैं, इनके साथ कुछ और लोग भी जुड़ते हैं, और इससे किसको नुकसान होता है, इससे शासक को ही इससे नुकसान होता है। नुकसान भी किसको होता है, शासक को ही इससे नुकसान होता है, जो ये गैर रूसियों के जो ये गैर रूसियों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे ये लोग क्या हो जाते हैं, एकजुट भी ये लोग हो जाते हैं। और फिर अब जो शासक है, शासक के बारे में ये पता चल जाता है किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे हम बात करें, अगला हमारा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है असमानता, असमानता, असमानता। अब यहां पर एक है असमानता भी, बहुत असमानता का भी हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी एक क्रांति में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्रांति में इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है असमानता की। अब असमानता की हम बात करें, असमानता मुख्यतः क्या है, एक असमानता मुख्यतः हम बात करें, एक आर्थिक असमानता भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, क्योंकि हम बात करें, एक है सम्राट है जिसे हम शासक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं। नंबर दूसरा जो है वो यहाँ के सामंत हैं, कौन है, सामंत हैं। नंबर तीसरा है कृषक, नंबर तीसरा कौन सा है, कृषक है। और हम बात करें 1905 में, हम बात करें 1905 में जो व्यवस्था थी उसकी हम बात करें, 1905 की व्यवस्था की असमानता में जो सम्राट है, सामंत है, कृषक है। कृषकों के पास केवल 13% भूमि थी, 68% भूमि किसके पास थी, इन सामंतों के पास थी। ठीक है ना, हम बात करें यहाँ पर कितनी आ गई, 8 3 11 और 6 7 1 8 आ गई। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें 19% भूमि किसके पास थी, शासक के पास। किसके पास थी, शासक के पास थी। अब यहाँ पर देखें, सबसे ज्यादा जो संख्या थी, जो जनसंख्या थी, हम बात करें वो किसकी थी भाई, कृषकों की थी। किसकी थी, कृषकों की थी। और इन्हीं कृषकों के पास भूमि केवल कितनी प्रतिशत है, 13% इनके पास भूमि है। कितनी भूमि है, केवल 13% इनके पास भूमि है। तो यहां तक आ गया। अब हम बात करें, अब जो ये कृषक हैं, जो एक जनसंख्या का सबसे ज्यादा है, 80-85% जो यहाँ के जो कृषक हैं, 80-85% के लगभग जो यहाँ के कृषक हैं, उनके पास भूमि का केवल 13% भाग, और बाकी जो 15% थे उनके पास भूमि का, हम बात करें 8 9 7 और 6 7 और 8, उनके प्रतिशत भूमि का 87% भूमि का जो भाग है वो 15% लोगों के पास है। कितने प्रतिशत लोगों के पास है, 15% लोग हैं, जिसमें शासक है और जिसमें क्या है, सामंत है। जिसमें शासक है और सामंत है, उन्हीं के पास है केवल। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये कृषक जो हैं, ये कृषक क्या करेंगे, यहाँ पर कृषक इस व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर क्या करेंगे, कृषक इस व्यवस्था के खिलाफ, शासक के खिलाफ खड़े होंगे। किसके खिलाफ खड़े होंगे, शासक के खिलाफ होंगे। और दूसरी बात यह है, इन कृषकों को ये नहीं है, इन कृषकों को ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा, हमें धन प्राप्त हो और हमारे पास बहुत चीजें हो। इनका केवल उद्देश्य इतना है कि कम से कम हमारे पास इतनी जमीन हो, कम से कम हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हो, कम से कम हमारे पास, जिससे हम अपना एक जिंदगी बसर कर सकें, या हम जिससे हम अपना पेट भर सकें। अब जो ये कृषक हैं, ये कृषक भी इनके क्या होंगे, कृषक भी इनके खिलाफ हो जाएंगे। कृषक भी किसके खिलाफ हो जाएंगे, कृषक भी इनके खिलाफ हो जाएंगे, शासक के, जार के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है ना। अगली हम बात करें, जो ये शासक है जार निकोलस की हम बात करें, जार निकोलस जो शासक है, अगर हम इसकी बात करें, जो रानी थी इसकी, जिसका नाम था अलेक्जेंडर। ठीक है ना। जो ये रानी थी, ये रानी भी क्या थी, रानी जो इसकी रानी थी वो कहाँ की थी, रानी इसकी जर्मनी की। रानी कहाँ की थी भाई, जर्मनी की थी। ठीक है ना, जर्मनी की इसकी रानी थी। अब जो ये रानी है, और इस रानी का हम गुरु की बात करें,
रानी का गुरु था जिसका नाम था रासपुटिन। रासपुटिन जो गुरु का नाम था। अब एक बात ये भी बताई जाती है कि जो ये रानी है, ये रानी की भी भूमिका इस प्रशासन में थोड़ी भूमिका थी रानी की भी, और रानी भी यहाँ के लोग जो थे उन लोगों को क्या करती थी, उन लोगों के अधिकारों के लिए ऐसी कोई बात नहीं करती थी, या हम कहें लोग यहाँ के इस रानी से भी परेशान थे। किससे परेशान थे? अलेक्जेंड्रा से भी परेशान थे लोग। लोग इस रानी से भी परेशान थे। लोग परेशान थे इस रानी से भी। अब लोग क्या कर रहे थे? इस रानी से भी परेशान थे। अब ये था कि अब पूरी तरीके से जो ये व्यवस्था थी, और थोड़ा यहाँ पर जो जर्मनी जो है, जर्मनी का भी थोड़ा प्रभाव था साहब रानी पर, क्योंकि रानी जर्मनी से थी। अब लोग क्या है, जो रूस के जो लोग हैं, अब इस रानी को क्या करेंगे, रूस के लोग इस व्यवस्थाओं के खिलाफ रूस के लोग एकजुट होंगे। क्या होंगे? एकजुट होंगे, ठीक है ना। और इनका जो सिद्धांत था वो एक समाजवाद का सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था? एक समाजवाद का इनका सिद्धांत था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें। अगला पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है, यहाँ के जो लोग थे, रूस के लोग, रूस के लोग समाजवाद में विश्वास करते थे। समाजवाद में विश्वास करते। किसमें विश्वास कर रहे थे भाई? समाजवाद में विश्वास कर रहे थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, ये चाहते थे जो ये समाजवाद है, हम बात करें जो ये आर्थिक है, जो ये आर्थिक विभाजन बहुत ज्यादा है, इस आर्थिक विभाजन को ये कम करना चाहते थे, और ये समाजवाद में विश्वास करते थे। इनका उद्देश्य ये था कि जो ये समाज के जो लोग हैं, जो सभी लोग हैं, कम से कम इनके पास अपना भोजन के लिए, इतना भोजन के लिए, और हम बात करें पेट भरने के लिए, भोजन के लिए, या हम बात करें अपना जिंदगी गुजर करने के लिए इतना धन तो इनके पास होना चाहिए। जिंदगी गुजर करने के लिए इतना धन तो इनके पास होना चाहिए, अर्थात सभी के पास होना चाहिए। हम कहें संपत्ति की असमानता नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि हम बात करें कि यहाँ पर संपत्ति की असमानता बहुत ज्यादा भी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक शासक वर्ग था और एक सामंत वर्ग था, और एक था नंबर तीसरा जो वर्ग था वो कृषक वर्ग था। और इस कृषक वर्ग के पास तो ज्यादा चीजें थी ही नहीं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके पास भूमि ही बिल्कुल नाम मात्र के लिए भूमि है। इसके पास तो 13% भूमि है, इसके पास 68% भूमि है। और इसके पास कितनी भूमि हो रही थी भाई? इसके पास 19% भूमि हो रही थी जो शासक का जिस पर था। अब ये लोग जो कृषक हैं, और इसमें हम कृषकों की संख्या की बात करें तो 85% संख्या कृषकों की थी। अब इनके पास क्या था भाई? कम से कम इनके पास इतना धन तो होना चाहिए, कम से कम इतनी भूमि तो होनी चाहिए जिससे ये अपना गुजर बसर कर सके। तो ये भी एक बड़ा कारण था, ठीक है ना। और ये समाजवाद में ये लोग थोड़ा विश्वास करने लग गए थे। और फिर समाजवाद या साम्यवाद क्रांति ही यहाँ पर होती है। कहां पर? रूस में जो होती है समाजवाद क्रांति ही यहाँ पर होती है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें। एक कारण ये भी था यहाँ पर जनता का जागरूकता, जनता की जागरूकता, जनता का जागरूकता, ये भी एक कारण था। अब यहाँ पर क्या था? जो यहाँ की जनता थी वो अब धीरे धीरे क्या होने लग गई थी? शिक्षित होने लग गई। क्या होने लग गई थी? शिक्षित होने लग गई थी यहाँ की जनता, ठीक है। अगली हम बात करें, जो यहाँ की जनता थी वो शिक्षित हो रही थी। अगली बात यह है, इस जनता पर जो प्रभाव था, इस पर हम बात करें कार्ल मार्क्स की भी हम बात करें, इसका भी इस पर प्रभाव था, कार्ल मार्क्स का भी इस पर प्रभाव था, ठीक है ना। और अगला है, इस रूस की क्रांति में रूसों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। रूसों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। यहाँ पर ज्यादा प्रभाव था किसका? रूसों को भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। और रूसों की एक पुस्तक है जिसका नाम है सामाजिक समझौता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, ये पुस्तक भी है। अब इस सामाजिक समझौते की हम बात करें
तो जो ये रूसो है, रूसो एक हम बात करें एक समाजवाद में एक साम्यवाद से संबंधित है। और ये यहाँ पर बोलते भी हैं कि यहाँ पर थोड़ा निरंकुशता के लिए भी ये बोलते हैं। और दूसरी बात है कि ये भी बोलते हैं कि जनता के पास इतना धन, इतनी व्यवस्थाएं तो जनता के पास होनी चाहिए जिससे वो अपना गुजर कर सके। और दूसरी बात है, यहाँ पर रूसो कहता भी है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जकड़ों में वो जकड़ जाता है, सामाजिक बंधनों में वो बंध जाता है। ये बात रूसो का ही है। तो रूसो का भी यहाँ के लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव था रूसो का। तो यहाँ की जो जनता थी वो भी जागरूक हो चुकी थी जनता। अभी जब जनता काफी इतिहासकारों से हम बात करें, कार्ल मार्क्स की हम बात करें, कार्ल मार्क्स की हम बात करें तो इसके आर्थिक सिद्धांत भी हैं इसके। तो इसके जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद था, तो इनसे भी यहाँ की जो जनता थी वो काफी प्रभावित होती है। और एक था कि जो आर्थिक सिद्धांतों की हम बात करें कार्ल मार्क्स की, कि जो अमीर जो लोग होता है वो अपना धन लगाकर गरीबों से वो काम कराता है और फिर उससे जो धन प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा धन भी अमीर लोगों को ही प्राप्त होता है। वो सारी चीजें इसकी व्यवस्थाएं थी कार्ल मार्क्स की, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया हमारा। अब हम बात करें इसके बाद क्या है, यहां पर रूस में हम बात करें, यहां पर बोल्शेविक और एक थी मोन्शेविक, बोल्शेविक और मोन्शेविक, ठीक है। अब हम बात करें बोल्शेविक मोन्शेविक, इसी का पार्ट था ये। और ये हम बात करें ये साम्यवाद से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए हैं, ये साम्यवाद से ये जुड़े हुए हैं। बोल्शेविक और मोन्शेविक ये किससे जुड़े हुए हैं, साम्यवाद से जुड़े हुए। अब यहाँ पर क्या था, आपने एक लैटिन का नाम भी सुना होगा, वो भी यहीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। लैटिन आएंगे, अभी लैटिन को भी हम प्रवेश कराएंगे, ठीक है। अब जो ये है, अब यहाँ पर होता ये है, होता क्या है यहाँ पर, अब होता ये है कि ये भी यहाँ की जनता को क्या कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई, जनता को जागरूक कर रहे थे, ठीक है ना। अब ऐसी ही घटना यहां पर घटती है, जब ये जनता को जागरूक करते हैं और उसके बाद यहां पर घटना भी घटती है। एक 22 जनवरी 1905 ईस्वी को यहां पर क्या घटती है, एक घटना भी यहां पर घटती है 22 जनवरी 1905 को। अब उस घटना में क्या होता है, उस घटना में जो जनता थी वो रैली निकालती है, पेट्रोग्राड में रैली निकालती है। और उस रैली के समय वहां पर होता क्या है, उस रैली के समय वहां पर सरकार उन पर गोलियां चलवा देती है। क्या चलवा देती है, गोलियां चलवा देती है। और जिसमें हम बात करें, जो यहाँ के बोल्शेविक जो दल थे उनके अनुसार उसमें कम से कम 2-1 हजार लोग उसमें मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, कम से कम 2-1 हजार लोग उसमें मारे गए थे, या हम कहें कि वो शहीद हुए थे। लेकिन बताया जाता है कि 1001 लोग उसमें मारे गए थे। ये सारे के सारे कारण जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सारे के सारे कारण हैं रूस की क्रांति के लिए जिम्मेवार है। क्योंकि बिना कारण के कभी भी कोई क्रांति नहीं घटती है, और ये सभी कारण उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद यहाँ पर 1905 का है, 1905 का जो मैंने आपको बताया है, 1905 में यहाँ पर एक विद्रोह होगा 1905 में। लेकिन वो जो विद्रोह है वो इतना सफल नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो मुख्य जो घटना घटेगी वो 1917 ईस्वी में घटेगी। कब घटेगी, 1917 ईस्वी में घटेगी। तो ये इसके एक कारण है क्रांति क्यों होती है। और सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि क्रांति के कारण क्या है, क्यों क्रांतियां की जाती है, ये क्रांतियां क्या होती है। जो पहले से जो परंपराएं या जो रीति रिवाज, जो चीजें जो पहले से जो चली आ रही है, उसके खिलाफ जो विद्रोह किया जाता है, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो विद्रोह किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रांति। और क्रांति जो ये है, ये क्रांतियों के पीछे, हर क्रांति के पीछे कारण होता है। चाहे हम रूस की क्रांति की हम बात करें, चाहे हम फ्रांस की क्रांति की हम बात करें, चाहे हम अमेरिका की क्रांति की हम बात करें, सभी क्रांतियों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारणों के कोई भी क्रांति कभी घटित नहीं होती है। तो ये थे इसके कारण थे, जिनमें हम थोड़ा सा एक बार थोड़ा पीछे चल लेते हैं। एक बार आप उन्हें जरूर देख लीजिए कि क्या क्या कारण है, तो फिर इसके बाद हम आगे हम चलेंगे। सबसे पहला हमारा है रूस की क्रांति, हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। ये क्रांति जो है, क्रांति उसे बोलते हैं समाज, देश या राष्ट्र में, ठीक है ना,
जो व्यवस्थाएं जो चलती है, समाज, राष्ट्र या देश में जो व्यवस्थाएं चलती है, या हम उसे बोल सकते हैं जो परंपरावादी जो व्यवस्थाएं चलती हैं, उनके खिलाफ जो विद्रोह होता है उसे बोलते हैं क्रांति बोलते हैं। चाहे हम 1857 की क्रांति की बातें करें, उसको क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। अगली बात यह है जो क्रांति, और इस क्रांति के बाद परिवर्तन होता है, ये बात निश्चित है, क्योंकि जैसे ही क्रांति होती है तो उसके बाद क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है क्रांतियों के बाद। ठीक है, एक बात ये है। अब जो ये परिवर्तन, जो क्रांतियों के बाद जो परिवर्तन होता है, वो क्या परिवर्तन होता है, क्या निष्कर्ष निकल कर आता है? इसके बाद एक राजनीतिक परिवर्तन होता है। जो पहले से जो व्यवस्थाएं जो चली आ रही है, उस वो व्यवस्थाएं जो पहले से चली आ रही है, उस व्यवस्था में परिवर्तन होता है। चाहे हम 1857 की क्रांति की बात करें, जैसे क्रांति होती है तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला आ रहा था, तो वो शासन समाप्त हो जाता है। वही व्यवस्थाएं होती है, उसमें भी वही होंगी। देखो, इस क्रांति से आप एक साथ काफी चीजों को समझ सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि इस क्रांति से आप एक साथ काफी चीजों को समझ सकते हैं। इस क्रांति से आप रूसी क्रांति को भी समझ सकते हैं, 1857 की भारतीय क्रांति को भी समझ सकते हैं, और इसके बाद आप चीनी क्रांति को भी समझ सकते हैं, फ्रांस की क्रांति को भी समझ सकते हैं, अमेरिका की क्रांति को भी समझ सकते हैं। जो पहले से जो परंपराएं जो चली आ रही है, जो व्यवस्थाएं चली आ रही है, जो धार्मिक व्यवस्थाएं चली आ रही है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं चली आ रही है, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं चली आ रही है, उनके खिलाफ विद्रोह होता है, उसको बोलते हैं क्रांति बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बात यहां पर। इसके बाद जो पहले से शासन चला रहा है उसमें परिवर्तन होता है। यहाँ पर जो जार का जो शासन चला रहा है, वो जार का शासन खत्म हो जाता है। 301 वर्ष में वो शासन खत्म हो जाता है यहाँ पर जार का। ठीक है ना, निरंकुशता बिल्कुल खत्म हो जाती है। वही परिवर्तन भारत में होता है, वही परिवर्तन अमेरिका में होता है। क्रांति के बाद निष्कर्ष क्रांति के बाद जरूर निकल कर आता है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है ना, अब है सामाजिक परिवर्तन की हम बात करें। सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है कि भाई जो समाज में जो भेदभाव जो चीजें चली आ रही थी समाज में, तो वो समाज में वो व्यवस्थाएं खत्म हो जाती है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें धार्मिक परिवर्तन। जो धार्मिक परिवर्तन की हम बात करें, जो धर्म, ये जो आपस में जो धर्म बटा हुआ था, जाति वर्ण व्यवस्थाओं में जो ये धर्म बटा हुआ था, तो अब इसमें भी क्या हो जाता है? एक परिवर्तन देखने के लिए इसमें मिलता है। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद बताएं हम आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन में क्या होगा? जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनके पास भूमि नहीं है या जिनके पास रोजगार नहीं है, जैसे ही परिवर्तन होता है तो सरकार की पहला सरकार का उद्देश्य यही होता है, जिन लोगों ने क्रांति की है, जिन लोगों ने क्रांति में भाग लिया है, जो लोग गरीब हैं, जो लोग कृषक हैं, जो लोग मजदूर हैं, उनको कुछ ना कुछ चीज दी जाए। उनको कम से कम इतनी चीजें तो दी जाए जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। ठीक है, इतनी चीजें तो उनके लिए दी जाए। तो यहाँ पर भी है। तो इसके बाद हम आगे बात चले, अगला है हमारा रूस की क्रांति के कारण। अरे एक बात समझना, हर क्रांति के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। बिना कारण के कभी कोई भी घटना नहीं घटती। आप अगर पढ़ रहे हैं या आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए, या आपको एक अच्छा पद चाहिए, या आपको एक अच्छी तरह शिक्षित होना है। ये बात बिल्कुल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कारण, रूस की क्रांति के कारण क्या है? एक तो इसके रूस की क्रांति, एक तो निरंकुश था, जो यहाँ पर निरंकुश था, जो शासक थे, जो राजतंत्र व्यवस्था थी, उसके खिलाफ यहाँ पर एक विद्रोह करना था। ठीक है, ये भी एक कारण था। ठीक है, अगला है यहाँ पर एक राजतंत्र व्यवस्था थी। क्या थी भाई? यहाँ पर एक राजतंत्र यहाँ पर व्यवस्था थी। अब जो ये राजतंत्र जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था, क्योंकि यहाँ पर जो निरंकुशता चली आ रही थी। शासन किसका था यहाँ पर रूस में? जार का। देखो, कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना, लुई वंश के शासक कहां से थे? फ्रांस से थे। और जार वंश के शासक कहां से थे? ये रूस से थे। ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। ठीक है ना, जो यहाँ पर पीटर महान थे, इसकी बातें भी बड़ी अलग बातें थी। ठीक है ना साहब, ये जनता के लिए किस तरीके से आदेश देते थे, इनकी बड़ी अद्भुत बातें थी। ठीक है, जार निकोलस इस समय यहाँ के शासक। और यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि जो जनता है, जनता के पास ज्यादा चीजें नहीं थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है, क्योंकि हम थोड़ा इनको एक बार देख लें, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, जापान से पराजय। 1905 ईस्वी में जापान से पराजय हुई थी, इसकी रूस की जापान से पराजय हुई थी 1904-5 ईस्वी। अब ये रूस वाले जो सोचने लगे, यार इतना महान रूस देश, जो रूस देश है, इतना महान रूस देश है, अगर हम बात करें जिसने नेपोलियन बोनापार्ट तक को पीछे धकेल दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट तक को पीछे धकेल दिया था, जो अपने आप का उस समय फ्रांस का सबसे महान शासक था, और ये एक जापान जैसे छोटे से देश से पराजय हो जाता है। एक जापान जो एक छोटा सा देश है, इससे इसकी पराजय हो जाती है, तो ये शोभा बिल्कुल भी नहीं देती। और ये इन रूस वाले लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और इसके खिलाफ ये इस जार के खिलाफ इस जार को हटाने में ये लोग लग जाते हैं, और ये एकजुट लोग हो जाते हैं। ठीक है ना, और ये बाद में इन्हें
एक रूस को एक इतनी अपमानजनक संधि करनी पड़ी एक जापान जैसे छोटे से देश से, तो इसके बाद भी यहाँ के जो लोग थे इसके विरुद्ध में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें गैर रूसियों के खिलाफ विद्रोह। अब यहाँ पर जो गैर रूसी थे, जो यहूदी थे, थोड़े यहूदी भी थे, थोड़े अन्य देशों के अन्य जाति के जो लोग भी थे, उनके खिलाफ भी यहाँ पर विद्रोह किया गया, इनका विरोध किया गया। अब जब इन लोगों का विरोध किया जाएगा तो यहाँ पर अशांति फैलेगी। अब ये जो गैर रूसी हैं, जो यहूदी हैं, ये भी बेचारे क्या करेंगे, ये फिर लास्ट में ये करेंगे कि साहब ये भी थोड़ा अपने आप को शक्ति एकजुटता दिखाएंगे, या लोगों के पास जैसे भी लोगों को सहानुभूति अपने प्रति जोड़ेंगे। तो इसके खिलाफ भी ये बात भी यहाँ की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है असमानता। यहाँ पर असमानता बहुत ज्यादा थी रूस में। असमानता आप देख रहे हैं कि रूस में कितनी असमानता है, आर्थिक असमानता है। सम्राट जो शासक है उसके पास 19% भूमि है और 68% भूमि सामंतों के पास है, कृषकों के पास केवल 13% भूमि है। और जिनकी संख्या अगर हम बात करें तो 85% के लगभग जिनकी जनसंख्या थी, उनके पास केवल नाम मात्र की भूमि थी। इसके बाद हम आगे बात करें जार निकोलस। जो ये जार निकोलस था, इसकी जो रानी थी वो जर्मनी की थी। ठीक है ना, अगर हम, और उसके गुरु थे राष्ट्रपुटिन, इसके गुरु थे। और ये राष्ट्रपुटिन भी एक ऐसे गुरु थे इसके जो इसको भड़काने का काम भी करता था, ऐसा माना जाता था। राष्ट्रपुटिन था जो अलेक्जेंड्रा थी जो। तो इसके बाद जो ये रानी थी, इस रानी भी क्या करती थी, रानी भी शासक के साथ प्रशासन में अपनी भूमिका निभा रही थी। और इसके बाद क्या होता है, जो ये रानी थी, रानी के खिलाफ भी लोग हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें, अब थे रूस के लोग। अब रूस के जो लोग हैं ये समाजवाद में विश्वास रखते थे, चाहे हम लेटिन की बातें करें, ये समाजवाद में विश्वास करते थे। और जो ये आर्थिक जो विभाजन था, जो हम बात करें आर्थिक विभाजन, अर्थात जो बहुत सा धन, नाम मात्र 15% लोगों के पास इतना धन था, तो इसमें असमानता में ये विश्वास नहीं करते थे। कम से कम ये मानते थे कि कम से कम जिंदगी गुजर करने के लिए इतना धन तो होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक थे हमारे ये सारे हमारे कारण है, यहाँ के ये सारे कारण है इस रूसी क्रांति के। ठीक है ना, तो इसके बाद हम अब जो चलेगा, इसके बाद हम 1905 की जो क्रांति थी उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 1905 की क्रांति, अगर हम बात करें 1905 की रूसी क्रांति, ये 1905 की रूसी क्रांति है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, हम बात करें अब जो ये 1905 की क्रांति थी, इसमें एक आपको मैं अभी पहले भी समझा कराया हूं, पोर्ट्समाउथ की संधि की थी 1905 में जापान के साथ। किसके साथ की थी, जापान के साथ एक संधि की गई थी, क्योंकि जो ये जापान है, जापान से रूस पराजित हो गई थी, रूस की। ठीक है, बड़ी अपमानजनक संधि। इसके बाद अब यहां पर हम बात करें, यहां पर गरीबी बहुत ज्यादा आ चुकी है यहां रूस में। अब बात है, अब जो रूस की जो जनता है, अब रूस की जनता शासक के खिलाफ थी। ऐसा नहीं था कि वो शासक को हटाना चाहती थी, लेकिन शासक को अपनी मांगे मंगवाने के लिए एक हम बात करें, पादरी गेपन, जिसका नाम था पादरी गेपन। अब जो ये पादरी जो गेपन है, इसके नेतृत्व में इन्होंने कृषकों ने, हम बात करें कृषकों ने, इसके नेतृत्व में कृषकों ने क्या निकाली, रैली निकाली। हम ये भी कह सकते हैं मजदूरों ने क्या निकाली, एक रैली निकाली इनके खिलाफ। कृषकों ने रैली निकाली, यहां तक आ गए। इसमें हम बात करें, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, पादरी गेपन कर रहा था। और ये उग्र दल का सदस्य माना जाता है, इसे उग्र दल का सदस्य माना जाता है। इसके नेतृत्व में यहाँ के कृषक भी, और यहाँ के हम बात करें छात्र भी, ये जो छात्र हैं ये भी इसमें शामिल थे, इन्होंने भी रैली निकाली। ये घटना है 22 जनवरी की घटना है। कब की घटना है, 22 जनवरी 1905 की ये घटना है। और ये रैली कहां पर निकाली गई थी, पीटर्सबर्ग में ये रैली निकाली। कहां पर निकाली थी, पीटर्सबर्ग में ये रैली निकाली। और दिन था इस दिन रविवार का। दिन कौन सा था भाई, रविवार का इस दिन था। इस दिन ये रैली निकाली गई। यहां तक आ गया, ये रैली निकाली गई थी 22 जनवरी 1905, यहां तक आ गया।
अब आप समझना, ये रैली किसके नेतृत्व में निकाली गई है? पादरी गेपन के नेतृत्व में निकाली गई है, पहला पॉइंट, ठीक है ना। पादरी गेपन के नेतृत्व में रैली निकाली गई है, जिसमें कृषकों ने भी भाग लिया है और जिसमें छात्रों ने भी भाग लिया है। ये हमारा यहाँ पर ये दूसरा भी पॉइंट है साहब, यहाँ पर सभी लोगों ने भाग लिया है। ये जो रैली निकाली गई थी, ये रैली इसलिए निकाली गई थी, ये रैली इसलिए निकाली गई थी, एक जनता को एक जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई थी। लेकिन बात क्या था, कभी कभी शासकों में समझदारी नहीं होती है, ये काफी बार हुआ है। और जो जार निकोलस है, जार निकोलस, जो ये जार निकोलस जो शासक है, इसमें इतनी समझदारी नहीं थी। किसी ने बोला कि जो जनता है ये आपके खिलाफ क्या कर रही है, जनता आपके खिलाफ क्या कर रही है, जनता आपके खिलाफ विद्रोह कर रही है। क्या कर रही है? विद्रोह कर रही है भाई। इस किसी ने बोल दिया कि जार के खिलाफ ये जनता क्या कर रही है? विद्रोह कर रही है। अब जार में इतनी समझदारी थी नहीं, समझदारी से काम बंदा ले ही नहीं रहा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इस जार निकोलस ने क्या किया, जो लोग थे, जो ये जनता को जागरूक करने के लिए जो रैली निकाल रहे थे पादरी गेपन के नेतृत्व में, तो जार ने क्या किया, यहाँ पर पीटर्सबर्ग ने जो ये रैली निकाल रहे थे इनके खिलाफ क्या कर दिया, इनके खिलाफ इन्होंने पुलिस को आदेश दे दिया और पुलिस ने यहाँ पर क्या चला दी, गोलियां चलवा। क्या चलवा दी भाई? गोली चलाई गई। यहाँ पर गोली चलाई गई। बताया जाता है कि यहाँ पर 1000 व्यक्ति मारे गए थे। कितने व्यक्ति मारे गए थे? 1000। लेकिन हम बात करें, जो बोल्शेविक वाले हैं वो बताते हैं कि 2000 व्यक्ति मारे गए थे। कितने व्यक्ति मारे गए थे? 2000 व्यक्ति मारे गए थे। और ये रविवार के दिन ये घटना हुई थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे खूनी रविवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? खूनी रविवार भी बोलते हैं। ये खूनी रविवार भी यहीं से जुड़ा हुआ है, खूनी रविवार भी बोलते हैं। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण थी और इस घटना के बाद, इस पीटर्सबर्ग की घटना के बाद अब जो लोग थे, अभी तक जो लोग ये समझते आ रहे थे कि जो शासक है वो एक देवीय शक्ति है शासक के अंदर, देवताओं ने उसे राज करने का आदेश दिया है या देवताओं की वजह से वो शासन कर रहा है और हमारा पिता के समान है शासक। अभी तक जो लोग ये मानते आ रहे थे, अब उन लोगों के दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल गई, क्योंकि अब उन्होंने सोच लिया जो शासक जनता पर गोलियां चलवा सकता है तो वो शासक कभी पिता के समान नहीं हो सकता, वो पिता के समान नहीं हो सकता और उसे देवी अधिकार शासन करने का प्राप्त बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये बात सोच ली। इसके बाद क्या होगा, इस खूनी रविवार के बाद यहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है खूनी रविवार के बाद। अब जो जनता है, जनता के जो दिमाग में अभी तक जनता राजा को क्या मानती आ रही थी? पिता मानती आ रही थी। क्या मानती आ रही थी? पिता मानती आ रही थी। और ये भी मानती आ रही थी इसे देवीय अधिकार है इसे शासन करने का, देवताओं से अधिकार मिला हुआ है, अभी तक ये बात मानती आ रही थी। लेकिन जब यहाँ पर काफी लोग मारे गए तो अब उनके दिमाग में ये पूरी तरीके से आ गया कि इसे देवी अधिकार या कुछ भी चीजें प्राप्त नहीं है, जिसे आज तक हम एक पिता के समान जो मानते आ रहे थे, ये हमारा पिता बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये जनता का पिता बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर जनता का पिता होता तो इस तरीके से निर्दोष लोगों को इस तरीके से नहीं मरवाता। ये बात अब जनता के दिमाग में बिल्कुल आ गई। इसके खिलाफ जनता ने क्या किया? 1 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जनता ने इसके खिलाफ क्या निकाली? रैली निकाली और हम कहें इसके खिलाफ जनता ने एक विद्रोह किया। क्या किया? विद्रोह किया। आप ये भी कह सकते हैं इस समय जनता ने हड़ताल की। क्या की? हड़ताल की। इस हड़ताल में कृषक और हम बात करें छात्र और हम बात करें मजदूर और इसमें ये सभी लोग इसमें हड़ताल में शामिल थे। अब इसके बाद अब शासक को लगने लगा कि जो ये क्रांति जो ये फैल रही है, जो ये विद्रोह हो रहा है हमारे खिलाफ, तो अगर इसका दमन ना किया गया, अगर समझदारी से काम ना लिया गया तो ये बहुत बड़ा भयंकर रूप भी ले सकता है। ये बात अब आने लगी। इसके बाद होता ये है 17 अक्टूबर 1905 को शासक ने जनता की शिवतंत्रता का अधिकार दिया। क्या दिया? शिवतंत्रता का काफी हद तक अधिकार दिया।
लेकिन अब यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार था ड्यूमा को। ड्यूमा को अधिकार था, और ड्यूमा जिसे हम विधान विधान सभा हम कह सकते हैं, या केंद्रीय असेंबली हम जिसे कह सकते हैं, ये ड्यूमा ये रूस से संबंधित थे। इसको अधिकार था कानून बनाने का, लेकिन ड्यूमा का अभी अता पता ही नहीं था। ड्यूमा कहाँ थी, इसके कौन सदस्य थे, कौन इसके सदस्य नहीं थे, अभी कुछ भी कैसा भी मालूम नहीं था। तो इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता यह है, अब 17 अक्टूबर को इस शासक ने यह भी आदेश दे दिया कि ड्यूमा के सदस्यों को भी क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, और आप लोगों के लिए अधिकार दिए जाएंगे, आप लोगों के लिए अधिकार दिए जाएंगे, और ड्यूमा की भी नियुक्ति की जाएगी। ये यहाँ पर बातें की गई थी। और इसके बाद अब जनता थोड़ी सहमत हो गई कि साहब ठीक है साहब, ये बातें की जा रही है, तो ये बात चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन बात यह है कि फिर शासक जो ये ड्यूमा है, इस ड्यूमा को शासक क्या करेगा, इसकी नियुक्ति तो करेगा सदस्यों की, लेकिन बाद में इस ड्यूमा को भी शासक कभी कभी भंग करेगा। तो यहां पर फिर आगे फिर प्रॉब्लम पैदा होगी। लेकिन ये 1905 का जो ये विद्रोह है, ये जो 1905 का जो ये विद्रोह है, ये 1917 का विद्रोह के लिए एक आधार है। ये मुख्य यहां से ही प्रारंभ माना जाता है, रूसी क्रांति को 1905 से। और यहां से काफी बार यहां से प्रश्न भी आते हैं। तो यहां पर जो मजदूरों ने जो रैली निकाली थी, वो पादरी गेपन के नेतृत्व में यहां पर रैली निकाली गई थी। और ये 22 जनवरी 1905 ईस्वी की घटना है, पीटर्सबर्ग की घटना है, जिसे खूनी रविवार भी कहा जाता है। और यहाँ पर 1 से 2000 के बीच लोग मारे गए थे। जार ने यहाँ पर गोली चलवा दी थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, और यहीं से शासक के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ होता है। और इसके खिलाफ हम बात करें तो इसके खिलाफ 1 अक्टूबर 1905 को लोगों ने शासक के खिलाफ रैली निकालनी प्रारंभ की थी, जिसमें कृषक, छात्र और मजदूर सभी ने भाग लिया था। और 17 अक्टूबर को फिर शासक को कहना पड़ा था कि जनता के लिए कुछ अधिकार दिए थे, और कहा था कि आगे जाकर किसकी नियुक्ति की जाएगी, ड्यूमा की नियुक्ति की जाएगी, जो जनता के लिए आदेश बनाएगा। ड्यूमा किसको बोलते हैं, एक विधानसभा की तरह, एक विधानसभा की तरह थी, जो कानून बनाने का जिसको अधिकार था। और ये थी ड्यूमा, और ड्यूमा की यहाँ के बाद ड्यूमा की नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति की घोषणा यहाँ पर की जाती है। तो इसके बाद फिर आगे का 1917 का जो एक रूप है क्रांति का, वो आगे का रूप फिर आगे प्रारंभ होगा।